गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है, जो लोग यहाँ पे रेगुलर हैं उन्हें पता है कि वेडनेसडे और सैटरडे के दिन हम अपना रिवीजन वाला पार्ट अवॉइड करते हैं। उसकी जगह पे जो भी क्वेश्चंस हमारे पूरे हफ्ते से छूटे होते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग नए हैं उनको मैं क्विकली बता देती हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है ये रिवीजन का, ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को रहता है, ठीक है। वेडनेसडे और सैटरडे को हम रिवीजन नहीं करते हैं। इसके अलावा कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस सेशन को पूरा हिंदी में देखना चाहते हैं या पूरा हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसा कहा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर लोग थे। आप में से ज्यादातर यानी कि मेजॉरिटी लोग ये चाहते हैं कि इस सेशन को जिस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है उसी फॉर्मेट में रहने दिया जाए और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये मसला सॉल्व हो गया है और आज सेशन के एंड में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी और उसका भी आपको जवाब इसी तरह से कमेंट सेक्शन में देना होगा, जिससे कि हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो सके, ठीक है। तो चलिए पहले अपना हम आज का सेशन कंडक्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। हाल ही में इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच कौन बन चुके हैं, आपको ये बताना है। तो ये है वेरी फेमस गौतम गंभीर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। इनको अपॉइंट किया गया है एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम गंभीर ने किसको रिप्लेस किया। तो गौतम गंभीर ने रिप्लेस किया है राहुल द्रविड़ को, ठीक है। और ये अनाउंस किया है बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने। कौन है बीसीसीआई में सेक्रेटरी फिलहाल? इनका नाम है जे शाह। फाइन। तो अगले 3 सालों तक गौतम गंभीर इस पोजीशन पे बने रहेंगे और ये अब टीम को ओवरसी करेंगे डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, जैसे कि अभी 2026 का T20 वर्ल्ड कप है। इसके अलावा 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसमें ये जो है रिव्यू करेंगे टीम को। इसके अलावा 2025 में हम जानते हैं कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है। तो इन सारे के सारे टूर्नामेंट्स में गौतम गंभीर टीम की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये अपना रोल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जुलाई मंथ में और इनका पहला टूर यानी कि इन्होंने पहली बार विजिट किया कौन सी कंट्री को? श्रीलंका को, एज अ हेड कोच, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात 2 है। सबसे पहले इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में हेड कोच कौन बने हैं, इनका नाम है गौतम गंभीर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो इन्होंने रिप्लेस किया है राहुल द्रविड़ को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली द फिलीपींस एंड विच कंट्री बूस्टेड देयर डिफेंस टाइज बाय साइनिंग अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। फिलीपींस और किस कंट्री ने हाल ही में अपने डिफेंस टाइज को मजबूत करते हुए रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है? तो फिलीपींस और जापान का ये टाई है, इसकी बारे में बात हो रही है। फिलीपींस और जापान ने साइन किया रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट को, जिससे कि इनका डिफेंस रिलेशन जो है वो मजबूत हो सके। और यहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है अमिड द टेंशंस विद चाइना, ठीक है। तो इस पैक्ट में होगा क्या? इक्विपमेंट जो है वो आसानी से एक दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किए जाएंगे और ट्रूप एंट्री आसान हो जाएगी फॉर ट्रेनिंग एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। और इसी के साथ याद रखिएगा ये पैक्ट जापान का पहला पैक्ट है एशिया में, ठीक है। तो फिलीपींस और जापानीज डिफेंस मिनिस्टर्स ने हाईलाइट किया है इस कॉपरेशन की इंपॉर्टेंस को अगेंस्ट चाइना के असर्टिव एक्शंस इन द साउथ चाइना सी। तो ये जो एग्रीमेंट है ये डेफिनेटली डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत करेगा बिटवीन द जापान एंड फिलीपींस कंट्री। और याद रखिएगा दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट यूएस अलाइज हैं एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जापान। Order of St. Andrew the Apostle Award, recently seen in the news, is the highest civilian honor award of which country? ये जो ऑनर है ये किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रशिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली रिसीव कर लिया है रशिया का ये प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड को। और क्यों दिया गया इनको ये अवार्ड? इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और साथ ही दोनों कंट्री के बीच में फ्रेंडली टाइज को स्टैब्लिश या फॉस्टर करने के लिए, ठीक है। इस अवार्ड को या इस ऑनर को स्टैब्लिश किया गया था 1698 में और तब से हर साल ये जो ऑनर है ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सेप्शनल सिविलियन और मिलिट्री मेरिट को, ठीक है। तो ये अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है रशिया का। और न्यूज में क्यों आया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। Who has been chosen as India's Chef Day mission for the 2024 Olympics? इसके लिए कौन इंडिया की तरफ से शेफ डे मिशन बन चुके हैं? आंसर है
गगन नरंग जो कि 4 टाइम ओलंपियन है और साथ ही 2012 के ब्रोंज मेडलिस्ट भी हैं। ठीक है, तो गगन नरंग ने किसको रिप्लेस किया है? मैरी कॉम को, और अब ये बन गए हैं इंडिया के नए शेफ डी मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक्स, और ये अनाउंसमेंट की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। ठीक है, मैरी कॉम किस वजह से इस पोजीशन से हटी हैं? बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? पीटी उषा। ठीक है, इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जताया है एथलीट्स के प्रिपेयर्डनेस पे। और पीवी सिंधु याद रखिएगा, पीवी सिंधु ये फीमेल फ्लैग बेयरर रहेंगी इस इवेंट पे। पेरिस ओलंपिक्स कब से कब तक हो रहे हैं? 26 जुलाई को स्टार्ट होंगे और 11 अगस्त को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इंडिया के शेफ डी मिशन कौन बन गए हैं 2024 के ओलंपिक्स के लिए? गगन नरंग। किसको रिप्लेस करके बने हैं? मैरी कॉम को। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके लिए प्रेसिडेंट है पीटी उषा और पीवी सिंधु फीमेल फ्लैग बेयरर रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले पीछे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे जहां हम दो कंट्रीज के रिलेशंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया और रशिया ने एक्चुअली एग्री किया है कि वो अपना बायलेटरल ट्रेड जो है वो $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। कब तक? बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है, और अपनी नेशनल करेंसीज को यूज करेंगे जिससे कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनको बाईपास किया जाए। ये अनाउंस हुआ है ड्यूरिंग द 22nd एनुअल समिट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि जो भी यूक्रेन में सिविलियन डेथ्स चालू हैं रशिया की तरफ से उनको रोक दिया जाए, और रशिया अलाउ करेगा कि जो भी इंडियंस हैं उनको वो रिक्रूट करे अपनी मिलिट्री में। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार हुआ है दोनों कंट्रीज की तरफ से, ये एक पीसफुल रेजोल्यूशन माना गया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग, और साथ ही इसमें कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी मौजूद थे ऑन क्लाइमेट चेंज, पोलर रिसर्च, लीगल आर्बिट्रेशन एंड फार्मास्यूटिकल सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडिया और रशिया ने एग्री किया है बायलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करने का अप टू $100 बिलियन किस साल तक? तो याद रखिएगा ये ईयर है 2030। ठीक है, वापस चलते हैं। Recently, former Chief Justice of India UU Lalit has been appointed as the head of panel for appointment of vice chancellors in which Indian state? कौन सी स्टेट में फॉर्मर CJI UU ललित को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ पैनल? किस लिए? वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस यानी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस UU ललित, जिनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित जी को, एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी जो कि वाइस चांसलर्स को सेलेक्ट करेगी वेस्ट बंगाल में स्टेट रन यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, और ये 6 मेंबर की कमिटी है जिसको कि फॉर्म किया गया है, और इसके लिए दोनों ही यानी कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट एग्री कर चुके हैं, और अब ये कमिटी इस अपॉइंटमेंट को ओवरसी करेगी। इसके चेयरमैन कौन है, इसके हेड कौन है? तो ये है UU ललित, उदय उमेश ललित जी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपको याद हो अगर तो ये क्वेश्चन हमने कल रिवीजन वाली स्लाइड में किया था और वहां पे हमने इसकी लोकेशन को चेक किया था। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अगर आपने वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होता तो आज किस वजह से ये टाइगर रिजर्व फिर से न्यूज में आया आपको ये जानने की भी जरूरत नहीं थी। एनीवेज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व लाई करता है मध्य प्रदेश में, और किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है alleged टाइगर पोचिंग एंड मैनेजमेंट इरेगुलरिटीज को इन दिस टाइगर रिजर्व। ये रिजर्व याद रखिएगा स्टेट का 7th और इंडिया का ओवरऑल 54th टाइगर रिजर्व है, और ये फैला हुआ है लगभग 2340 स्क्वायर किलोमीटर्स में इन अक्रॉस सागर, दमोह एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसमें इंक्लूडेड है कुछ पार्ट नौरादेही और वीरांगनी दुर्गावती सैंक्चुरीज के भी। और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने मैंडेटरी तौर पे ये बोला है कि रिपोर्ट को अगले 7 दिनों में तैयार करना होगा, और रिजर्व में आपको डाइवर्स लैंडस्केप्स और सिंगोर गढ़ फोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? यूरेंसिस मध्य प्रदेश, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक नेशनल पार्क भी है जो आजकल चर्चे में है, और इसका नाम है काजीरंगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसके बारे में भी हमने कल या परसों चर्चा की थी। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में लाई करता है। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक पिट वाइपर देखा गया है। पिट वाइपर ज्यादातर नहीं ऐसे पाए जाते। पिट वाइपर क्या होते हैं? ये एक वेनमस स्नेक्स होते हैं जिनके पास हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स होते हैं और इनसे इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है,
और ये डिटेक्ट कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो कि इनके शिकार में से निकलते हैं। ठीक है, तो डाइवर्स हैबिटाट्स में ये पाए जाते हैं, ज्यादातर इनको आप ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखेंगे, स्पेशली एशिया और अमेरिका वाले हिस्से में। और पहली बार इंडिया में इसको आइडेंटिफाई किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2019 में, और अब ये दूसरी बार है जब इसको इस काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। ठीक है, तो इसी वजह से बस सिंपली ये न्यूज में था। इसकी लोकेशन ऑलरेडी हमने 2-3 दिन पहले कर ली है, जहां पे मैंने आपको असम के 7 नेशनल पार्क के नाम बताए थे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे लाई करता है? योर आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट क्यूरी मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी? ये मिशन किसका है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नासा। ठीक है, और नासा का ये जो क्यूरी मिशन है ये लॉन्च कर दिया गया है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रॉकेट जिसका नाम था एरियन 6। इसका यूज करते हुए इस मिशन को लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया है? सोलर रेडियो वेव्स को स्टडी करने के लिए। क्यूरी में 2 शू बॉक्स साइज के स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं और ये इन्वेस्टिगेट करेंगे रेडियो वेव की ओरिजिन को फ्रॉम सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो इंटरफेरोमेट्री का यूज करते हुए क्यूरी ऑर्बिट करेगा 360 माइल्स पे अबव द अर्थ। ठीक है, और ये रेडियो वेव्स को मेजर करेगा बिटवीन 0.1 टू 19 मेगाहर्ट्ज, और ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती हैं। तो ये मिशन पार्ट है नासा के H4 प्रोग्राम का। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सोलर फिनोमेना की हम उसको और इन्हांस कर सकें और स्पेस बेस्ड रेडियो एस्ट्रोनॉमी को और एडवांस कर सकें। ठीक है, तो क्यूरी मिशन जो आजकल चर्चे में है इसको लॉन्च किया है नासा ने। फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इनकॉइस भी आजकल न्यूज में है। इनकॉइस क्या चीज है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली अपग्रेड किया है अपना रेन सिस्टम। रेन किस चीज के लिए स्टैंड करता है? रेन का फुल फॉर्म है रीजनल एनालिसिस फॉर इंडियन ओशन सिस्टम। ठीक है, और अब इन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया है सी सरफेस हाइट एनोमली को अलॉन्ग साइड सैलिनिटी एंड सी सरफेस टेम्परेचर। तो ऑल्दो इसको 2023 में डेवलप कर लिया गया था, लेकिन हाल ही में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और ये सिस्टम हेल्प करेगा इंडियन ओशन की हेल्थ को मॉनिटर करने में। इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल करेंटली न्यूट्रल है, और लेकिन ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत जल्द पॉजिटिव होने वाला है और इसकी वजह से मॉनसून रेनफॉल भी इंक्रीज हो जाएगा इंडिया में फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि अपना रेन सिस्टम यानी कि रीजनल एनालिसिस ऑफ इंडियन ओशन सिस्टम को अपग्रेड किया है। किस लिए? जो इंडियन ओशन की हेल्थ है या जो उसकी कंडीशन है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनकॉइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? इंडिया और किस और कंट्री ने हाल ही में एक MRA साइन किया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ताइवान कंट्री, बी ऑप्शन। इंडिया ताइवान म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये इफेक्टिव हो चुका है फ्रॉम 8 जुलाई और ये अनाउंस किया गया एट द 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग जो कि हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये ट्रेड को बूस्ट करेगा इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिटवीन द 2 कंट्रीज। जो भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे फ्रॉम इंडिया वो अब एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं ताइवान कंट्री को। इसी तरह से ताइवान के जो भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे वो इंडिया भेजे जाएंगे। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है अपेडा और ताइवान की तरफ से इनकी एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगी यहाँ पे? सबसे पहले कुछ एरोमेटिक प्लांट्स हैं, इसके अलावा राइस है और हर्बल टी वगैरह। ठीक है, तो इंडिया और ताइवान ने साइन किया है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द वेबिनार टू बूस्ट द जूट क्राफ्ट बेस्ड लाइवलीहुड? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया एक वेबिनार? किस लिए? जूट क्राफ्ट बेस्ड लाइवलीहुड को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दैट इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पे नॉन फार्म लाइवलीहुड को बूस्ट करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने एक वेबिनार कंडक्ट किया है ऑन जूट क्राफ्ट। ठीक है, तो की स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या स्टेटस है और क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं जूट क्राफ्ट इंडस्ट्री में
और इसके अलावा यहाँ पे जूट के पोटेंशियल को हाईलाइट किया गया एज अ गोल्डन फाइबर। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर आप किस आइटम को बोलते हैं, इसको जूट को कहते हैं। ठीक है, और साथ ही ग्रीन फाइबर भी इसको कहते हैं फॉर द एनवायरमेंट। तो इंडियन जूट इंडस्ट्री जो कि बहुत प्रिडोमिनेंट है ईस्टर्न इंडिया में हमारे, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे जो भी जूट मिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ स्टेट्स में लाइक बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया इस वेबिनार को ताकि जूट क्राफ्ट बेस्ड लाइवलीहुड जो है वो बूस्ट हो सके। ओके, नेक्स्ट है Recently, where was the 25th Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council meeting held? ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो 25th Prime Minister Science, Technology and Innovation Advisory Council मीटिंग कंडक्ट हुई है नई दिल्ली में, और इस दौरान इन्होंने रिव्यू किया डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को। इस काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था 2018 में, और ये एडवाइस करती है स्ट्रैटेजिक मैटर्स के ऊपर, साथ ही मिशंस को फॉर्मुलेट करती है लाइक डीप ओशन एक्सप्लोरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल क्वांटम वगैरह की चीजें, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह, और इसी के साथ ये ओवरसी करती है इनके इम्प्लीमेंटेशन को इन अक्रॉस द गवर्नमेंट एजेंसीज, जिससे कि इंडिया की जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उसको एडवांस किया जाए। ठीक है, तो वेन्यू क्या है? 25th प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग के लिए योर आंसर इज ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। Recently, the Border Security Force collaborated with which bank for tree plantation drive known as Grow with the Trees in Srinagar? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन इवेंट को, कहाँ पे? बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? श्रीनगर में। ठीक है, जिससे कि ग्रीन कवर को बूस्ट किया जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट द ट्री प्लांटिंग। बीएसएफ के ऑफिशियल्स, जवान्स और एसबीआई रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इस इनिशिएटिव के थ्रू सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया गया है, और पर्पस यहाँ पे क्या है? कैंपस को और ग्रीन बनाना और साथ ही जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करना। ठीक है, तो बीएसएफ ने इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है। पर्पस क्या है? ट्री प्लांटेशन ड्राइव को रन करवाना, जिसका नाम है ग्रो विद द ट्रीज इन श्रीनगर। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी न्यूज में आ गया था। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले इन्होंने रिलीज किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, और इसमें यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में इन्होंने ये बताया है कि हम राइज कर चुके हैं 64.2 पे, यानी कि पहले ये वैल्यू थी 60.1, कब थी? मार्च 2023 में, और अब ये वैल्यू बढ़ के हो गई है 64.2, कब? मार्च 2024 में। ठीक है, इसी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन में ग्रोथ दिखाई दी है इन अक्रॉस इंडिया। ये जो इंडेक्स है बेसिकली 0 से लेके 100 तक होता है, और 0 का मतलब है कंप्लीट एक्सक्लूजन और 100 का मतलब है फुल इंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस, जहां पे एक्सेस का वेटेज है 35%। सेकंड है यहाँ पे यूसेज, और यूसेज का वेटेज है 45%। और थर्ड पैरामीटर यहाँ पे होता है क्वालिटी। ठीक है, और क्वालिटी का वेटेज है 20%। तो जो इंप्रूवमेंट है वो मेनली ड्रिवन है बाय द यूसेज डायमेंशन, और क्वालिटी पैरामीटर यूनिक तरीके से कैप्चर करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो बीएसएफ ने कोलैबोरेट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर दिस ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जिसका नाम है ग्रो विद द ट्रीज इन श्रीनगर। नेक्स्ट है Which state government recently announced the free higher education policy for EWS, SEBC, OBC girls? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया है कि अब से EWS, SEBC और OBC गर्ल्स को फ्री में हायर एजुकेशन दी जाएगी? आंसर है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक नई पॉलिसी जहां पे हायर एजुकेशन फ्री की जा रही है फॉर द गर्ल्स जो कि बिलोंग करती हैं ईडब्ल्यूएस को, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, एसईबीसी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, और ये इफेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम 2024 टू 25 एकेडमिक ईयर। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? फीमेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना प्रोफेशनल कोर्सेज में, और ये अलाइन करता है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा ट्यूशन और एग्जाम फीस ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए भी वेव की जाएगी, और इसके लिए बजट तैयार किया गया है 906 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्कीम किसकी है? आंसर है महाराष्ट्र स्टेट। लास्ट क्वेश्चन है, recently researchers of which institute have demonstrated a novel method to create mineral nanoparticles using the micro droplets of water? कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक यूनिक मेथड क्रिएट किया है जिसके बाद मिनरल नैनो पार्टिकल्स को वो क्रिएट कर रहे हैं वाटर के माइक्रो ड्रॉपलेट्स का यूज करते हुए? तो ये रिसर्च की है आईआईटी मद्रास ने।
इन्होंने एक मेथड बनाया है जिसकी हेल्प से आप मिनरल नैनो पार्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो कि लगभग 10 माइक्रोमीटर्स के होते हैं इन साइज। ठीक है, तो ये जो ब्रेक थ्रू है इसका ये पोटेंशियल इम्प्लीकेशन है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एग्रीकल्चरल सॉइल रिप्लेनिशमेंट। माइक्रो ड्रॉपलेट्स एक्चुअली में ब्रेक डाउन कर सकते हैं मिनरल्स को इनटू द नैनो पार्टिकल्स और बहुत ही तेजी के साथ कर सकते हैं, विच इज फास्टर देन बल्क वाटर। ठीक है, तो सिलिका नैनो पार्टिकल्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट ग्रोथ को काफी हद तक इन्हांस करती है और पोटेंशियली ये कन्वर्ट करती है अनप्रोडक्टिव सॉइल को इनटू द फर्टाइल लैंड, जिससे कि जो फूड प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस किसने क्रिएट किया है? आंसर है IIT मद्रास ने। सिमिलरली यहाँ पे IIT BHU वाराणसी भी पिछले दिनों चर्चे में था। किस वजह से? क्योंकि यहाँ के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग लैब ऑन चिप डिवाइस को। ठीक है, ये डिवाइस क्या काम करती है? ये डिवाइस केपेबल है अर्ली स्टेज डिजीज डिटेक्शन के लिए विद अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी, और ये जो इनोवेशन है ये यूटिलाइज करता है सरफेस इनहैंस्ड रमन स्कैटरिंग टेक्नोलॉजी को, और ये बहुत ही छोटे कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिटेक्ट कर सकता है लाइक डोपामीन। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा किसी भी न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस की अर्ली डायग्नोसिस में, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज हो गया और डिप्रेशन वगैरह। और ये बेसिकली नॉन इन्वेसिव डिवाइस होगा जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है, और साथ ही इसका कुछ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान में, और इसकी हेल्प से ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारी लाइफ्स हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि कौन सी IIT के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अनवील किया है अपना एक पायनियरिंग लैब ऑन चिप डिवाइस जो कि केपेबल होगा अर्ली स्टेज डिजीज को डिटेक्ट करने में विद अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी। तो यहाँ पे आंसर है IIT BHU वाराणसी। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। आज का क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको बताना है कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारे पास करंट अफेयर्स होता है, फिर पिछले क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं तो एक रिवीजन स्लाइड होती है, और उसके बाद स्टैटिक जीके को भी इस तरह से इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, अदरवाइज सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक जीके को इंक्लूड किया जाए तो मैं उसके लिए कोई और तरीका निकालूंगी। तो आपको बस फिलहाल कमेंट्स में ये बताना है कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हर क्वेश्चन के साथ उसका कुछ स्टैटिक जीके भी कवर किया जाए, यानी कि कुछ स्टैटिक हिस्सा भी आपको बताया जाए। तो प्लीज आप सब लोग कोशिश करिएगा इस पोल में हिस्सा लेने का, जिससे कि हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो सके। ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, और जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.